नमस्कार। छत्तीसगढ़ की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। 10 जून 2003 को जब छत्तीसगढ़ के पहले चुनाव में 5-6 महीने बचे हुए थे, उस दिन राकांपा की एक रैली रायपुर में हुई। रायपुर की उस रैली को न भूतो न भविष्यति रैली की संज्ञा दी गई और उसकी तुलना 1977 में विजय लक्ष्मी पंडित की सभा से की गई। राकांपा के इस रैली को लेकर तब के मंत्री रविंद्र चौबे से पूछा गया कि इस रैली का क्या असर होगा। आत्मविश्वास से भरे हुए रविंद्र चौबे ने कहा कि जब छत्तीसगढ़ में भाजपा दूसरा विकल्प नहीं बन पाई तो इस तीसरे विकल्प की गुंजाइश कहां है। लेकिन जब परिणाम आए तो कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी थी। लगभग 2.5% वोट से कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर हुई थी और राकांपा को 7.5% वोट मिले थे। यह कहना तो ठीक नहीं होगा कि केवल राकांपा के कारण जो है कांग्रेस पार्टी हार गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी की हार में एक सबसे बड़ा कारण राकांपा को बताया जाता है। आज की बातचीत इसी तीसरे पर हमारे साथ बातचीत के लिए वरिष्ठ पत्रकार और छत्तीसगढ़ अखबार के संपादक सुनील कुमार जी हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्कार आलोक। मैंने जो किस्सा अभी बताया उसकी याद है आपको? हाँ, मुझको याद है। मैंने 1977 की वो आम सभा अटेंड की थी। सप्रे स्कूल के मैदान में हुई थी वो आम सभा। अगर मुझको ठीक से याद है तो वो रायपुर, जी बिल्कुल, वो रायपुर का सबसे बड़ा मैदान था। ये एक अलग बात है कि म्यूनिसिपल ने आज उस मैदान को चारों तरफ से काट काट के उसको एक उस मैदान का एक बच्चा जैसा छोटा सा बनाकर छोड़ दिया है, लेकिन वो एक अलग मुद्दा है। जो आम सभा थी वो उस आम सभा से रुख दिख गया था कि जनता किस तरफ है जी। और विजय लक्ष्मी पंडित के साथ ये था कि वो जवाहरलाल नेहरू के परिवार की थी, इसलिए उनका महत्व बहुत था। उन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ ये पब्लिक मीटिंग की थी। मुझको याद इसलिए है कि इसके ठीक 1 साल पहले सितंबर 76 में मैंने अखबार में काम शुरू किया था। जी जी। मैं बहुत सीनियर भी नहीं था, मैं उसमें रिपोर्टिंग करने भी नहीं गया था इस पब्लिक मीटिंग में, लेकिन मैं इसमें गया था इसको देखने के लिए। उस मैदान के चारों तरफ सड़कों पे जो ओवरफ्लो हो जाता है, जैसे कोई चाय उफन गई, ओवरफ्लो हो गया, गैस के नीचे भी प्लेटफॉर्म पे दूर दूर तक फैल गई, ऐसे लोग फैले हुए थे। और अगर किसी ने उसे एक सभा को देख लिया होता तो ये साफ हो जाता कि देश का रुख क्या है। ऐसी सभा हुई थी वो। लेकिन जो आप एनसीपी की बात कर रहे हैं, और मैं लोगों के सामने थोड़ा साफ भी कर दूंगा कि राकांपा का ही नाम एनसीपी भी है। जी जी, जो आप कह रहे हैं जी। विद्याचरण शुक्ल को जब मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया 2000 में, बहुत नाराज हुए वो। ये चर्चा थी कि उनके बंगले पे, फार्म हाउस था वो, शहर के बाहर था उस समय, अब शहर के भीतर आ गया है। वहाँ पर जब दिग्विजय सिंह गए विद्याचरण शुक्ल को मनाने के लिए, शपथ ग्रहण का दिन था ये। दिग्विजय सिंह और गुलाम नबी आज़ाद। हाँ, तो दिग्विजय सिंह का मुझको साफ साफ याद है। ये मुख्यमंत्री थे अविभाजित मध्य प्रदेश के। ये आखिरी दिन था उनके राज का मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में। ये गए थे वहाँ पे, और वहाँ की जो चर्चाएँ हैं वो ये हैं कि विद्याचरण के लोगों ने दिग्विजय सिंह को पीटा था, कुर्ते फाड़ दिए थे, गालियां बकी गई थी, गालियां बहुत गंदी बकी गई थी, उनको पीटा गया था। हालांकि दिग्विजय ने पब्लिकली इस बात को अपने सम्मान से अधिक विद्याचरण का सम्मान बरकरार रखने के लिए इसको उन्होंने बर्दाश्त किया था, बहुत बहुत बर्दाश्त किया। विद्याचरण शुक्ल ने कहा था कि गुंडे आ गए थे, बाहर से गुंडे आ गए थे, उन्होंने अटैक किया है। नहीं, देखिए, उनके पास गुंडों की खुद की कोई कमी नहीं थी। विद्याचरण शुक्ल जो हैं, जो चुनाव हुआ था इमरजेंसी के वक्त, इमरजेंसी का जो चुनाव था लोकसभा का, उस लोकसभा के चुनाव में रायपुर शहर के भीतर विद्याचरण शुक्ल चुनाव लड़ रहे थे और उनके लोगों ने सुधीर मुखर्जी और पुरुषोत्तम कौशिक, इन 2 लोगों को मारा था। मुझको याद है, मैं उस दिन अखबार में ड्यूटी कर रहा था और मेरे वरिष्ठ साथी गिरजा शंकर, वो दौड़े दौड़े आए थे रात को, हम लोग प्रेस में थे। उन्होंने कहा सारे दरवाजे बंद कर दो, जल्दी से सारे दरवाजे बंद कर दो, कौशिक, सुधीर मुखर्जी और पुरुषोत्तम कौशिक पे हमला हुआ है। तो वो विद्याचरण के लोगों ने ही किया था, इसको सब लोग जानते हैं। कुरैशी एक दफा भोपाल से आए थे, तब के बड़े नेता कांग्रेस के,
उनको रेलवे स्टेशन पे पीटा गया था और जूतों की माला पहनाई गई थी। नहीं, मैं आपको व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर बतला सकता हूं जी कि अजीज कुरैशी नाम था शायद उनका। जी जी बिल्कुल। वो भोपाल से यहाँ आए थे। उनकी इमेज खास अर्जुन सिंह के आदमी की, विद्याचरण के विरोधी की थी, और रेलवे स्टेशन पे अजीज कुरैशी को मारा गया। जूते की माला मुझको याद नहीं, लेकिन मुझको एक दूसरी चीज़ याद है। वो ठंड की सुबह यहाँ पहुँचे थे, उनके कंधों पे शॉल थी। उस शॉल को लेके आए विद्याचरण के लोग विद्याचरण के घर पे, और उससे विद्याचरण के जूते पूछे गए कि अजीज कुरैशी की शॉल से हम आपके जूते पूछ रहे हैं। बहरहाल हम इन किस्से कहानियों से थोड़ा वापस लौटते हैं। ये जो तीसरे की जो भूमिका है स्टेट में, छत्तीसगढ़ में, मैं कुछ आंकड़े जो है देख रहा था कि पिछले विधानसभा में 90 सीटों पर कुल 1259 प्रत्याशी खड़े हुए थे। औसतन हर सीट पे जो है 14 उम्मीदवार। एक भी ऐसी सीट नहीं थी जहां 5 से कम उम्मीदवार खड़े हुए हों। रायपुर दक्षिण में सबसे ज़्यादा उम्मीदवार थे 46, 8 महिलाओं समेत 46 उम्मीदवार। ये और बात है कि इनमें से 44 की जमानत जब्त हो गई थी। मेरा ख्याल है उसमें रायपुर दक्षिण में मुस्लिम काफ़ी संख्या में होंगे। 25 उम्मीदवार तो ऐसे थे जिनको 20, 22, 25, 27 वोट मिले थे। 1269 में से 1063 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी और 90 तो विधायक ही बने थे। उनके अलावा केवल 116 ऐसे लोग थे जिनकी जमानत बच पाई थी। चुनाव मैदान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां थीं: कांग्रेस, भाजपा, बसपा, सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी। इसके अलावा राज्य स्तर पर मान्यता प्राप्त जो पार्टियां हैं वो आप थी, जदयू, शिवसेना और समाजवादी पार्टी। इन 10 के अलावा 51 पंजीकृत पार्टियां थीं। एक पार्टी का नाम है अनाप यानी अनजान आदमी पार्टी। अच्छा। एक पार्टी का नाम था बीबीसी, अच्छा, यानी भारतीय बहुजन कांग्रेस। एक पार्टी का नाम है बीपीएसजी केडी, यानी भारतीय प्रजातांत्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल। 561 उम्मीदवार स्वतंत्र तौर पे मैदान में थे और इनमें से 5 की जमानत बच पाई। जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे, जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, उनको 5.88% वोट मिले। अब ये जो उम्मीदवारों का जो मैं आंकड़ा आपको बता रहा हूं, हाँ। इसमें कई उम्मीदवार तो ऐसे थे जो केवल नाम के लिए खड़े कर दिए गए थे, जिनकी चर्चा कम होती है। चुन्नीलाल साहू की चर्चा बहुत होती है, टीएस बाबा की चर्चा बहुत कम होती है। हाँ। पिछले इलेक्शन में अंबिकापुर से टीएस बाबा खड़े हुए थे, हाँ। जिन्हें बेबी वॉकर चुनाव चिन्ह मिला था। उनका अच्छा। नाम भी था टीएस बाबा। अच्छा। उनको 1075 वोट मिले थे। जनता कांग्रेस जेएसी, ये जो कि कांग्रेस से अलग है, उसने भी एक उम्मीदवार खड़ा किया था। उसका नाम भी था टीएस सिंह बाबा। अच्छा। इनको 254 वोट मिले थे अंबिकापुर से। यानी जितने बाबा आप गिना रहे हैं, ऐसा लग रहा है एक मिनी कुंभ हो रहा था अंबिकापुर में। बाबाओं का कुंभ था। हाँ। ये जो आंकड़े हैं 2018 के, इसमें 9 सीटें ऐसी हैं जहां ये जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार है, ये जो छोटी बड़ी तमाम जो पार्टियां हैं, इनके अलावा इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों के कारण लोग अपना चुनाव हार गए। हाँ। इस बार चुनाव मैदान में कई नई पार्टियां हैं। हाँ। या पहले के मुकाबले थोड़ी मजबूत होकर आके पार्टियां जो हैं वो चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। क्या असर दिखाई पड़ता है? देखिए, मुझको ऐसा लगता है कि ये दोनों ही पार्टियां जो हैं बड़ी, जो छत्तीसगढ़ में बारी बारी से राज करते आई हैं, और पूरे मध्य प्रदेश में भी किसी तीसरी पार्टी का कोई स्कोप यहाँ पे नहीं रहा। 2 पार्टी स्टेट रहा ये। लेकिन कौन सी पार्टी सत्ता में आ सकती है, इसके ऊपर तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं, 8वीं पार्टी का बड़ा असर रहा। ये आपके आंकड़े जो है, इसमें से कई सीटें ऐसी हैं जो इन तीसरी, चौथी, पाँचवीं पार्टी ने वोट पाकर कांग्रेस या भाजपा की जीत के संभावना को बिल्कुल पलट दिया हो। विद्याचरण ने 7-7.5% वोट जो पाए थे एनसीपी बनाकर जी, कांग्रेस के खिलाफ, उनके साथ जितने भी लोग थे सारे के सारे कांग्रेस के लोग थे। सारे वोट जो उन्होंने काटे थे केवल कांग्रेस के काटे थे। विद्याचरण शुक्ल का कांग्रेस के बाहर कोई अस्तित्व नहीं था, कोई नाम लेवा नहीं था।
लेकिन कांग्रेस के भीतर उनकी पैठ थी और लोगों को लगा कि उनके साथ ज़्यादती हुई है, उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया है। उनके बहुत कट्टर अनुयायी थे जो उनके साथ गए थे। इनके साथ जाने वाले कुछ लोग जन मोर्चा के समय भी थे। जी जी। जब राजीव गांधी ने निकाला था इन लोगों को पार्टी से, अरुण नेहरू को, आरिफ मोहम्मद को, विद्याचरण शुक्ल को, इन लोगों को जब जन मोर्चे के समय निकाला था, उसके बाद वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो विद्याचरण के लिए कांग्रेस से बाहर जाना एकदम नया नहीं था। लेकिन श्यामाचरण शुक्ल उस वक्त बने हुए थे कांग्रेस में, विद्याचरण शुक्ल बाहर गए थे पार्टी छोड़कर, तो काफ़ी लोग इनके साथ गए थे, इनके समर्थक लोग। ये सत्ता बनाने के करीब कहीं भी नहीं थे। लेकिन उस समय का एक बड़ा हादसा जो था, हादसा या जुर्म, उसके ऊपर हमने शायद पहले चर्चा की है यहाँ पे। यहाँ एक लाइन में उसका जिक्र जरूरी है कि ये जो सभा होने वाली थी जिसका आपने जिक्र किया है एनसीपी की, 10 जून 2003, मेरा ख्याल है उसके 2-4 दिन के पहले ही ट्रेजरार जो थे एनसीपी के, राम अवतार जग्गी, उनको शहर के बीचों बीच जय स्तंभ चौक से शायद 200-300 मीटर दूर एक थाने के सामने कार रोक कर उन लोगों ने गोली मारी, उन लोगों ने कत्ल किया जो लोग अमित जोगी और अजीत जोगी के करीबी लोग थे, मुख्यमंत्री और उनके बेटे के करीबी लोग थे। आप लोअर कोर्ट का फैसला देखेंगे, उसमें लिखा गया है कि इनका मुख्यमंत्री निवास लगातार आना जाना था और इन्होंने ये मानकर ये हत्या की कि इससे अजीत जोगी और अमित जोगी खुश होंगे। ये माहौल था उस चुनाव का। विद्याचरण शुक्ल के बहुत ही करीबी व्यक्ति जो उनके निजी व्यवसाय का भी हिसाब किताब रखते थे और पार्टी के ट्रेजरार भी थे, तो रामावतार जग्गी को मारा गया, हत्या की गई खुली। ऐसा माना गया कि इस दहशत से इनकी आम सभा फ्लॉप हो जाएगी, वो हो नहीं पाया। और मुझको ध्यान है बहुत अच्छे से, अभी जो भूपेश बघेल जी के मीडिया एडवाइज़र हैं रुचिर गर्ग, ये मेरे रिपोर्टर थे उस दिन। ये थाने से फ़ोन करके मुझको बतला रहे थे कि यहाँ क्या हो रहा है, किस तरह से अमित जोगी और अजीत जोगी का नाम रिपोर्ट में लिखाया जा रहा है और किस तरह से एनसीपी के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं और किस तरह से, तो किसी को भरोसा नहीं हो रहा था ये। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बतलाता हूँ। रायपुर के आईजी थे उस समय, नाम भूल रहा हूँ उनका मैं, जो बाद में डीजीपी बने, कुछ राम नाम था उनका, रामनिवास की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जोगी को फ़ोन करके बतलाए, जो कि उस समय बिलासपुर में थे। जोगी के जो एडवाइज़र थे, पुराने डीजीपी, उनके बैचमेट आरएलएस यादव, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि जोगी को फ़ोन करके बतलाए। इन दो लोगों ने मुझसे कहा कि मैं जोगी को फ़ोन करके बतलाऊं कि ऐसी हत्या हो गई है। रात को मैंने फ़ोन करके जोगी को बतलाया कि रामावतार जग्गी का ऐसा ऐसा मर्डर हो गया है और आपका और आपके बेटे का नाम इसमें लिखाया जा रहा है। तब तक उनको कत्ल की जानकारी मिल गई थी, मैं खबर देने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि सुनील जी, वो अमित तो राजनांदगांव के पास पद यात्रा कर रहा है या रैली कर रहा है, उसका इससे क्या लेना देना है, और मैं तो यहाँ बिलासपुर में बैठा हुआ हूँ। आप आईजी को कहो मुझसे बात करें। मैंने दोबारा फ़ोन लगा के आईजी को कहा कि जोगी जी कह रहे हैं आप उनसे बात कीजिए फ़ोन पे। तब रामनिवास ने फ़ोन लगाया। इतना तनाव था पुलिस थाने पे, इतना तनाव था, क्या करे पुलिस, किसकी रिपोर्ट। इन्हें ऐसा किस प्रदेश ने देखा होगा कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर और उसका बेटा, इन दो के खिलाफ कत्ल करवाने की रिपोर्ट लिखवाई जाए। इतना दबाव था, इतना तनाव था। सुनील जी, मैं वापस जो है फिर 2018 के चुनाव और अब 3-4 महीने बाद होने वाले चुनाव की तरफ लौट रहा हूं। इस चुनाव में क्या हाल देख रहे हैं? आम आदमी पार्टी है, सर्व आदिवासी समाज की अपनी एक पार्टी होगी जो चुनाव लड़ने वाली है, जिसने घोषणा कर रखी है कि 50 सीटों पे वो चुनाव लड़ेगी। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना वो भी चुनाव मैदान में उतरेगी और बहुत सारे इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है वो उतरेंगे। पिछली बार सारे इंडिपेंडेंट मिला के लगभग 6% के आसपास वोट जो है उन्होंने पाए थे, इंडिपेंडेंट, बिल्कुल स्वतंत्र तौर पे,
जिन्होंने बहुत बागी के तौर पे जो चुनाव लड़के आए थे। तो सर्व आदिवासी समाज, आम आदमी पार्टी, सीपीआई और ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, इन सब का क्या भविष्य दिखाई पड़ रहा है? देखिए, एक तो यह है कि 2000 से लेके अभी तक, छत्तीसगढ़ बनने के बाद से आज तक, आम आदमी पार्टी की शक्ल में एक पार्टी जो मैदान में है, इतनी ताकतवर कोई भी पार्टी इतनी ताकतवर चुनाव मैदान में नहीं रही इसके पहले। एनसीपी जो विद्याचरण शुक्ल ने यहाँ छत्तीसगढ़ में बनाई, शरद पवार की पार्टी का छत्तीसगढ़ यूनिट, शरद पवार की भी 2 राज्यों में कभी सरकार नहीं रही। इस पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, बहुत मजबूत। दिल्ली में, दिल्ली और राजधानी में, दिल्ली और पंजाब दोनों जगह जहां कांग्रेस, भाजपा, अकाली, इन लोगों का राज चलता था, इसने झाड़ू लगा के फेंक दिया सबको। यानी कांग्रेस भाजपा को दिल्ली में इनकी झाड़ू के बाद में घूरे पे जगह मिली है, ऐसा मैं कह सकता हूं। ये पार्टी छत्तीसगढ़ के 90 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े कर रही है। इस पार्टी से कुछ लोगों ने बात करने की कोशिश की, इन्होंने गठबंधन से इनकार कर दिया। इनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं संजीव झा, उनको मैंने इंटरव्यू किया था। इंटरव्यू के बाद अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने कहा कि हमने देश में कहीं किसी से कोई गठबंधन नहीं किया है, हम यहाँ के 90 सीटों पे अकेले लड़ेंगे। गुजरात में तो इन्होंने किया था, छोटू भाई वसावा की पार्टी जो है, मतलब भील समुदाय के पूरे वोट जो है, आदिवासी वोटों जी, उन्होंने किया था गठबंधन, लेकिन उसको वो गठबंधन नहीं गिनते हैं अभी इस संदर्भ में। मेरी व्यक्तिगत जानकारी यह है कि अरविंद नेताम से आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली से फ़ोन करके बातचीत की, उनको दिल्ली आने के लिए कहा बातचीत करने के लिए। अरविंद नेताम ने कह दिया कि मैं छत्तीसगढ़ में एक बड़ी पार्टी हूँ, सर्व आदिवासी समाज, मैं बड़ा व्यक्ति हूँ यहाँ पे, मैं दिल्ली आपसे बात करने आऊँगा, मैं बहुत छोटा हो जाऊँगा, जब आपका रायपुर आना होगा तब हम बात करेंगे। ये उन्होंने मुझसे कहा है नेताम ने। मैं व्यक्तिगत मतलब ये पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ेंगी। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी पार्टी, जिसके पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बिलासपुर के अपने रीजनल सम्मेलन में आके, बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें अपने लोगों के बीच सार्वजनिक रूप से ये कहा है कि रुपए पैसे की परवाह मत करना, ये कहा है। पंजाब बहुत संपन्न राज्य है और दिल्ली भी संपन्न है, और छत्तीसगढ़ के 90 कॉन्स्टिट्यूंसी में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार मुझको अच्छे वोट पाते दिख रहे हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा, लेकिन अच्छे वोट पाते दिख रहे हैं। इनके वोट इतने रह सकते हैं कि कांग्रेस और भाजपा की जीत टिल्ट हो जाए। अब सवाल यहाँ पे एक उठता है जो आपने पूछा नहीं, लेकिन मैं उसका जवाब दे रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की छत्तीसगढ़ की 90 सीटों की मौजूदगी से ज़्यादा नुकसान किसको होगा, कांग्रेस को होगा या भाजपा को होगा? तो हमको ये देखना पड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर तो आम आदमी पार्टी खूब जमकर मोदी सरकार को कोस रही है, क्योंकि उसने पार्लियामेंट में कानून पास करा के अरविंद केजरीवाल की ताकत को एक खूंटे से बांध दिया है। मैं अलोकतांत्रिक भाषा बोल रहा हूँ, लेकिन राजनीतिक भाषा यही है कि हाथ पैर बांध दिए हैं अरविंद केजरीवाल के मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में नया कानून बना के। इनका दुश्मन नंबर 1 जो है आम आदमी पार्टी का, वो मोदी होना चाहिए। लेकिन छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में मोदी के खिलाफ कही गई बातें उतनी कारगर नहीं होंगी जितनी कारगर भूपेश बघेल सरकार की गलतियां या गलत काम उनको उठाना ये होगा। ये 1 हफ्ते पहले तक मेरा जजमेंट इसको लेके थोड़ा सा अलग था। अगर हमने पिछली रिकॉर्डिंग में इस विषय पे बात की होती तो मेरा कहना अलग था, लेकिन आज हालत अलग है। आज अरविंद केजरीवाल धन्यवाद की एक चिट्ठी राहुल गांधी को लिख के दे चुके हैं, बिल्कुल, कि आपने संसद में हमारा जो साथ दिया है उसको दिल्ली की जनता कभी नहीं भूलेगी, और इतने करोड़ जनता दिल्ली की आपकी आभारी है। अब मैं हैरान ये हो रहा हूँ कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इनके बीच संसद में, राज्यसभा में इस बिल का विरोध करने के लिए जो तालमेल हुआ है, और जिस तरह से इंडिया नाम का ये गठबंधन इन दोनों को लेके चल रहा है, उसमें आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, लेकिन उसमें भाजपा नहीं है। उस गठबंधन का दुश्मन नंबर 1 भाजपा है। तो क्या छत्तीसगढ़ में राज्यसभा के कांग्रेस के इस साथ देने के असर यहाँ दिखाई पड़ेंगे चुनाव में?
क्या यहाँ आम आदमी पार्टी उतनी आक्रामक नहीं रहेगी? और मैं कुछ और फिल्मी कहानी की तरह की भी एक अटकल लगा रहा हूँ, क्या यहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच किसी तरह का एक कोई घोषित या अघोषित तालमेल हो सकता है कि किन सीटों पे लड़ा जाए, कैसे किया जाए, कहाँ फ्रेंडली मुझको नहीं लगता, मुझको ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी जितनी आत्मविश्वास से लबालब है, हाँ। इतनी बड़ी जीत तो कभी किसी को मिली नहीं थी इस राज्य में। बिल्कुल। तो उसकी गुंजाइश शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो न्यूनतम होगी। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पे जो इंडिया नाम का गठबंधन बना है, जिसमें कांग्रेस और केजरीवाल दोनों हैं, उस गठबंधन के अपने दबाव जो हैं भागीदारों के ऊपर कुछ तरह से हो सकते हैं। अभी मेरा कोई अंदाज नहीं है कि उसका क्या यह असर होगा, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं आपको, थर्ड फोर्स के रूप में आम आदमी पार्टी शायद छत्तीसगढ़ में अभूतपूर्व ताकतवर रहेगी, तीसरी पार्टी के रूप में। सर्व आदिवासी समाज जिसने भानु प्रतापपुर के उपचुनाव में अपना कैंडिडेट खड़ा किया, एन चुनाव से 20 दिन पहले ये फैसला लिया गया, कैंडिडेट को चुनाव चिन्ह के तौर पे एसी दिया गया, एयर कंडीशन जो है चुनाव चिन्ह, जो कि वहां पे शोषण का प्रतीक भर है। अगर कोई एसी में है, अव्वल तो पता ही तो नहीं वो है, शोषक है। अव्वल तो लोगों को पता ही नहीं है, ग्रामीणों को। और उसके बाद भी उन्होंने अच्छी खासी वोट जो है वो बटोरी थी। अच्छी खासी नहीं, अच्छी खासी से 16% के आसपास, 23,000 से अधिक, 23,000 से अधिक, 16% के आसपास, 23,000 से अधिक वोट जो हैं सर्व आदिवासी समाज को मिले थे। तब जब उनका स्ट्रक्चर नहीं था, कुछ नहीं था, पैसा भी नहीं था, पार्टी भी जो है बहुत विरोधाभास। आज तो कुछ लोगों का ये कहना है कि सर्व आदिवासी समाज, इन्होंने अप्लाई भी शायद कर दिया है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्टर होने के लिए। एक दूसरा, कुछ लोगों का ये कहना है कि बीजेपी जो है सर्व आदिवासी समाज की फंडिंग कर सकती है पर्दे के पीछे से, कि अरविंद नेताम को फंड्स दिए जाएं ताकि वो अपने कैंडिडेट मजबूती से कांग्रेस के खिलाफ खड़े कर सकें। अरविंद नेताम ने घोषणा की है कि 29 आदिवासी सीटें और 21 जनरल सीटें जहां पर आदिवासी आबादी पर्याप्त है, ऐसी 50 सीटों पे वो उम्मीदवार खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इन 50 सीटों पे उनको उम्मीदवार मिल जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि भाजपा कुछ उम्मीदवार भी जुटा के दे दे और पूरे चुनाव का खर्चा भी उठा ले। इसमें कोई लुकी छिपी बात नहीं है ऐसे खर्च में। यानी आप और मैं दोनों ही जानते हैं, कांग्रेस और भाजपा खर्च करने में कोई पीछे थोड़ी रहते हैं। कोई चुनाव आयोग की सीमा थोड़ी आड़े आती है। चुनाव आयोग की सीमा से 100 गुना खर्च छत्तीसगढ़ की कई विधानसभा सीटों पर होता है। इस चुनाव आयोग को दिखता नहीं है। 100 गुना, मैं सोच समझ के कह रहा हूँ, 16 या 19 या 21 लाख ऐसा कुछ सीमा है। मैंने 21 करोड़ रुपए भी एक विधानसभा सीट पे यहाँ खर्च होते देखा, इसलिए मैं 100 गुना कह रहा हूँ। तो अपना 20 करोड़ 25 करोड़ खर्च करने के बजाय उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 करोड़ रुपए अगर नेताम के कैंडिडेट को दे दिया जाएगा तो वो डिंडोरा पीटते घूमेगा पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो मुझको नेताम के साथ एक खतरा ये दिख रहा है कि अगर वो ईमानदारी से अपने कैंडिडेट खड़े करके ईमानदार चुनाव लड़ेंगे, उसमें कोई हैरानी नहीं होगी, बहुत बेईमान नहीं है वो, तो हो सकता है कि आदिवासी इलाकों में वोटों का एक फ़र्क पड़े। और मुझको पहला डैमेज कांग्रेस को होते दिख रहा है, उसमें आदिवासी वोटों का पहला डैमेज कांग्रेस को होते दिख रहा है। चाहे 2000 हो, चाहे 8000 हो, चाहे जितने वोट मिले उनको, वो कांग्रेस के वोट ज़्यादा बिगड़ेंगे, ऐसा मुझको लग रहा है। आलोक, मैं यहाँ पे एक बात की तरफ आपका ध्यान और खींचना चाहूँगा जी। बस्तर और सरगुजा उपचुनाव के बाद अब जब चुनाव पे जा रहे हैं तो इनकी 12 और 14 शायद, जी बिल्कुल, 26 सीटें, बस्तर में 12 सीटें और 14 सीटें सरगुजा संभाग ये की। पूरा का पूरा, ये पूरी की पूरी 26 सीटें दोनों की, दक्षिण छत्तीसगढ़ और उत्तर छत्तीसगढ़, ये पूरा का पूरा 100% कांग्रेस के पास है। अब ये कहाँ जाएंगे? छत फोड़ के थोड़ी जाएंगे ऊपर। अगर आप क्रम से देखना शुरू करें तो मैं उस क्रम को देखता हूं तो 1 से 19 विधानसभा जो है वो कांग्रेस पार्टी के पास है, और ये आखिर की 14 सीटें जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के पास है। यानी छत्तीसगढ़ का सींग और दुम, पैर और सिर, ऐसे 2 सिरे जो हैं
100% कांग्रेस के पास है। यहाँ अगर कुछ भी होना है कांग्रेस का तो उसको नीचे ही जाना है। मैं ऐसी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि ये 100% सीटों पर कांग्रेस काबिज रहेगी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी, जैसा गुजरात में उसने घुसपैठ की थी और आपने कहा कि एक ऐसा गठबंधन किया था जिसको खुद भी नहीं मानते हैं यहाँ पर, हो सकता है नेताम के साथ उनका गठबंधन हो जाए। अब आपने दूसरी पार्टियों की जिक्र की तो मैं नेताम के साथ साथ बता दूं, उन्होंने खुद ही मुझको कहा है कि वो सीपीआई के मनीष कुंजाम का 100% सपोर्ट करेंगे। उन्होंने घोषणा कर दी है कि हम मनीष कुंजाम का सीपीआई कैंडिडेट का बस्तर में सपोर्ट करेंगे, पूरा खुल के उन्होंने कहा है। लेकिन यहीं पे बस्तर के सीन में एक दिलचस्प नाटकीय मोड़ और आ रहा है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के एक नेता है यहाँ के, मैं नहीं जानता उनका कितना पकड़ है, कितनी क्या है उनकी, लेकिन अरुण पन्नालाल जो कि क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से दिखते हैं, उन्होंने सर्व आदि दल नाम का एक पार्टी रजिस्टर करवाया है, जिसमें चुनाव आयोग ने भी नाम पर आपत्तियां आमंत्रित की है, दर्ज कर लिया है इनका नाम, आपत्तियां आमंत्रित की हैं। अगर आपत्ति नहीं होगी तो सर्व आदि दल नाम से ईसाई बन चुके आदिवासियों के बीच ये एक और चुनाव चिन्ह लेके एक पार्टी हो सकती है। अब इनका नेताम के साथ क्या तालमेल होगा नहीं होगा। 51 पंजीकृत पार्टियां थी पिछले चुनाव में। हाँ, और उनको जो है कुल जमा 1.5% 2% वोट मिले थे, उससे ज़्यादा वोट नहीं मिले थे। उससे ज़्यादा जो स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, हाँ। 5.88% वोट जो है उनको मिले थे। मैं इसको चर्चा के लायक भी इसलिए मान रहा हूं आलोक कि जो उत्तर छत्तीसगढ़ है, सरगुजा का इलाका, वहाँ पर ईसाई बन चुके आदिवासी बहुत हैं, और जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है बस्तर, वहाँ पे ईसाई बन रहे आदिवासियों के खिलाफ एक बहुत भयानक हिंसक माहौल बन रहा है। तो आदिवासियों का ईसाई बनना, ईसाई आदिवासी होना, ये पहले के किसी भी चुनाव के मुकाबले इस बार ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। इस बार मणिपुर में जो आदिवासियों के साथ हो रहा है उसको भी यहाँ के आदिवासी देख रहे हैं। देश में दूसरी जगह जो आदिवासियों के साथ हो रहा है उसको भी यहाँ देख रहे हैं। अब नेताम और अरुण पन्नालाल की पार्टियों के बीच किस तरह का बटेगा आदिवासी वोट, जाहिर तौर पर नेताम के पास जो ईसाई नहीं बने हैं वो वोट ज़्यादा जाएंगे। जो ईसाई बने हैं उसमें से कुछ वोट अरुण पन्नालाल को मिल सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो कांग्रेस और बीजेपी से परे जो बिखरे रहेंगे वोट जी, किसको कितना मिलेगा, कुछ यहाँ गिरा कुछ वहाँ गिरा, इस टाइप का रहेगा। लेकिन कहाँ कितना गिरेगा ये अभी मुझको नहीं मालूम है। लेकिन मैं केवल याद दिला रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में ईसाई आदिवासी आज जलता सुलगता मुद्दा है, उसके खिलाफ एक हिंसक आंदोलन चल रहा है। वो आज जख्मी है, वो आज बहुत ही दबा कुचला है, वो विचलित है। ये विचलन उसको नेताम के तरफ ले जाएगा, ये विचलन उसको सर्व आदि दल की तरफ ले जाएगा, किधर ले जाएगा मुझको अभी अंदाज नहीं है उसका। लेकिन मैं इस बहाने याद दिलाना चाहता हूँ कि आदिवासी किस तनाव से गुजर रहे हैं, उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती जाएगी तस्वीर और साफ होगी। हमारी चर्चा जारी रहेगी। नमस्कार। YouTube के हमारे खास कार्यक्रम रूबरू के जरिए हम लगातार छत्तीसगढ़ के सांसदों विधायकों से सवाल पूछ रहे हैं, उनके चुनावी क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके क्षेत्र के सांसद विधायक या उनसे जुड़ी पार्टी तक आप अपने सवाल पहुंचाएं, तो इसके लिए हमने एक खास नंबर की व्यवस्था की है। आप अपने सवाल हमें 6269626929 पर भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइप करके भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं, या अपना वीडियो बनाकर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं।